ये भैया बना लिया सबने, मिटा दें? क्लाइमेटोलॉजी में डाउट्स वगैरह तो नहीं है कोई? और कोई डाउट? हाँ, पास करिए, पास कीजिए। अरे भाई चुप हो जाओ भाई सब लोग। हेलो दीदी चुप हो जाओ। हाँ, हीट बैलेंस, रेडिएशन। अच्छा, नेट रेडिएशन क्या चीज? अच्छा ये छूट गया था, ये नहीं डिस्कस किया था क्या हम लोगों ने? दिमाग खराब हो रहा है। देखिए जो क्लासेस हैं यूट्यूब वाली वो चलती रहेंगी, ठीक है। मैथ सेक्शन हम लोग डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। बाकी जो क्लाइमेटोलॉजी का एक सेक्शन है आपका वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स, है ना, उसको भी डिस्कस करना है तो वो भी वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जियोमॉर्फोलॉजी आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बीच में भी डाउट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है, जो सबका है। टॉपिक क्या? रेनफॉल। ये चल ही नहीं रहे यार, कोई है नहीं क्या? देखिए एक इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी अपनी क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट होने से पहले। ये भी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स हैं जो बार बार यूज करेंगे हम लोग, तो वो आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, वो आज समझेंगे हम लोग। कुछ कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, तो वो समझेंगे यहाँ पे। जो ट्रेडिशनल क्लास है आपकी एज पर द सिलेबस, वो कल से स्टार्ट करेंगे, ये जरूरी है उसके लिए, है ना, जो अभी आज हम लोग सेक्शन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लिया हम लोगों ने, तो व्हाट इज ज्योग्राफी? कोई एक बच्चा बता दे, हाथ उठा लो। चलो, जलवायु विज्ञान आपको आता है तो ज्योग्राफी क्या है ये तो पता होगा ही। इरेटोस्थीनस ग्रीक ज्योग्राफर थे, इन्होंने ज्योग्राफी को डिफाइन किया था जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स कोई बताएगा?
और ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी की स्टडी क्यों कर रहे हैं? सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ तो मतलब नहीं है कोई, इसके पर्पस क्या है डिस्क्रिप्शन या स्टडी करने का? अपने बेनिफिट के लिए, है ना। अर्थ के जो संसाधन है, पृथ्वी के जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, अल्टीमेटली उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए, यही तो सीख रहे हैं हम लोग। इसीलिए तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए। अब एक्सप्लॉइटेशन वर्ड थोड़ा सा यहां पर गलत है, नेगेटिव है, इसीलिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है, नहीं करना चाहिए, है ना। ये एक लिमिट में करना चाहिए, जितने में वो भी सुरक्षित रहे और हमारा काम भी हो जाए आसानी से। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपको दिख रहा है इस वक्त। ग्लोबल वार्मिंग, है ना, जो आपके आइलैंड नेशंस हैं वो डूब जा रहे हैं, सी लेवल जो आपका है उसके राइज करने की वजह से। सी लेवल राइज क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अल्टीमेटली पानी कहाँ जा रहा है? ओशन में। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन से टेम्परेचर भी, ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 1.5 आपने COP21 के बारे में पढ़ा होगा, पेरिस जो डील हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ये अगला प्रोटोकॉल था जिसमें एक बाइंडिंग एग्रीमेंट किया गया था। आपको सभी को ये पता होगा ना, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये क्यों कि हम लोग जो अनियंत्रित उपयोग कर रहे हैं चीजों का, उसमें हम नेचर को अब सही मायने में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, उसका दोहन कर रहे हैं और ज्यादा दोहन कर रहे हैं। पूरे जंगल साफ कर दे रहे हैं। दो वर्ड आते हैं, डिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन की अब बात की जाती है, एक टाइम था जब सिर्फ डिफोरेस्टेशन की बात की जाती थी, तो वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन था। एफोरेस्टेशन मतलब अब हम चीजों को सही करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है कि जो अमेजोन के फॉरेस्ट हैं, दे आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। लंग्स बोला जाता है उनको पृथ्वी का, क्यों? क्योंकि वहां जंगल है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है एनी हाउ वो वहीं पर उनके श्वसन में यूज हो जाएगा, है ना। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने श्वसन में क्या करते हैं, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, उसी तरह वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन एमिट करते हैं। इसीलिए उनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। वही हर जगह डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए देखिए जो हाईवे वगैरह हैं वहां पर भी लगातार प्लांटेशन की बात की जा रही है, किनारे किनारे आप लगाओ। उसका एक और पर्पस भी है, जो प्लांट्स होते हैं वो नॉइस पोल्यूशन को बिल्कुल कम कर देते हैं, है ना। मल्टी पर्पज है, लेकिन मेनली पर्पज क्या है कि जो पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, उसको किसी तरह कम किया जाए, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान में बेसिकली हम लोग अर्थ का इंटीरियर और अर्थ का सरफेस, इसके बारे में जानते हैं। ज्योग्राफी की आप देखोगे 4 शाखाएं हैं, है ना, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोजियोग्राफी। इन सबका इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट क्या कहलाता है? इकोलॉजी, है ना। तो क्लाइमेटोलॉजी हम लोगों ने पढ़ लिया, अब जियोमॉर्फोलॉजी की बारी है। क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें पूरे सिस्टम का अगर बात किया जाए, जो भी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, जो प्रोसेस था एक्चुअली, उसका मेन सोर्स क्या था? एनर्जी का। एनर्जी कहां से मिल रही थी? सन से मिल रही थी। जियोमॉर्फोलॉजी में, भू आकृति विज्ञान में, एक सेकेंडरी सोर्स है एनर्जी का, वो है अर्थ का इंटीरियर। वहां पे 90% जो फिनोमेनास थे, दे आर डिपेंड ऑन सन, जो सन की तरफ से रेडिएशन आ रहा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, शॉर्ट वेव। यहां पे जो हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान में, उसमें भी हीट का ही रोल है सारा, टेम्परेचर का ही। लेकिन वो टेम्परेचर कहां से आ रहा है? अर्थ के अंदर से। तो पहले तो ये डिफरेंशिएट करना आवश्यक है कि वहां एनर्जी का सोर्स क्या था, क्योंकि कोई भी प्रोसेस समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोसेस में ऊर्जा कहां से लग रही है। ऊर्जा का स्रोत था सूर्य, यहां पर ऊर्जा का स्रोत अर्थ इटसेल्फ है, उसका इंटीरियर है, कोर है। जो अर्थ का इंटीरियर, वहां पर भी एनर्जी के 2 जनरेटर चल रहे हैं, ऊर्जा पैदा करने के लिए 2 जनरेटर चल रहे हैं। एक प्रीमोर्डियल हीट, मतलब जब अर्थ बना था तो पहले एक आग का गोला था, और जो बिल्कुल अंदर वाला पोर्शन था, कोर वाला पोर्शन, वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, है ना। तो एक तो वो वाली एनर्जी अभी भी बची हुई है, प्रीमोर्डियल हीट, और दूसरा जो है वो है रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, उनका डिके हो रहा है लगातार।
बम्बार्टमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। तो ये दो कारण है सोर्स के, ठीक है। अब ये जो अर्थ है, ये जो अंदर के, जब हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे, जो एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने देखा था कि जो सन है वो एक एक्सटर्नल सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर पे, इसीलिए हमारा एटमॉस्फेयर आइडियल नहीं है, एक आइडियल सिस्टम की तरह वर्क नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आइडियल होता तो नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम ही होता, कभी बढ़ता नहीं, है ना। आइडियल सिस्टम क्या होता है कि जो एक कॉन्सेप्ट हो वो हर जगह फॉलो हो, लेकिन ओजोन ने डिस्टर्ब कर दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया, वो भी अल्टीमेटली कहां पे वर्क कर रहा है? सन की एनर्जी से। भाई अल्ट्रावायलेट वेव्स आ रही हैं, उसको डिसइंटीग्रेट कर रही हैं, उसको इंटीग्रेट कर रही हैं, तब तो हीट रिलीज हो रही है। तो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया, तो हमने कहा कि चलो भाई ये आइडियल नहीं है। उसी तरह ये जो अर्थ का इंटीरियर है ना, मोर और लेस आइडियल है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो इंटीरियर फोर्स है उस पर कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। इसीलिए जब हम ऊपर से नीचे, जब अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर या वातावरण में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है हमारा वो कहीं पर घटता है, फिर आपका बढ़ता है, फिर घटता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, बाह्य बलों के कारण। लेकिन जब नीचे हम जाते हैं तो टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कम होने लगेगा, टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाएगा। कुछ फिगर्स मैं भी बनाऊंगा, अभी एक आप लोग ओवरव्यू डेवलप करो कॉन्सेप्ट। अब कोई बताएगा कोला पेनिनसुला कहां पर है? कोला प्रायद्वीप कहां पर है? ये रशिया का पार्ट है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अभी तक की डीपेस्ट ड्रिलिंग यहां पर हुई है। एटमॉस्फियर में आप देखोगे कि जो टेम्परेचर था वो सबको कंट्रोल कर रहा है, प्रेशर को भी, या फिर कैसा क्लाइमेट होगा, कहां पर रेनफॉल होगी, कहां पर नहीं, फाइनली डिपेंड किस पे कर रहा है? टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, जहां पर ज्यादा है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, जहां पर रेयर हो गया, कम हो गया, वहां पर टेम्परेचर कम हो गया। उसी तरह जो अर्थ का इंटीरियर है, इसमें हम लोग क्या, अर्थ का जो रेडियस है वो कोई बताएगा कितना है? ये एवरेज हम लेके ले चलते हैं, ठीक है, 6370 किलोमीटर। इक्वेटर के ऊपर आप देखोगे तो ये हो जाता है 6378, क्योंकि इक्वेटर हमारी बल्ज है। और पोल्स पे जब आप जाओगे तो वो चपटा है चूंकि, है ना, तो यहां पर हो जाएगा 6356 किलोमीटर। क्लियर है ना ये? तो एवरेज एक मैंने ले लिया 6370 किलोमीटर। डीपेस्ट ड्रिलिंग हुई है आपकी कोला पेनिनसुला पे, कोला प्रायद्वीप पे। रशिया का पार्ट है, बता देता हूं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। ये ड्रिलिंग कितनी हुई है? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर से नीचे गए ही नहीं तो हमें क्या पता क्या है अर्थ के नीचे, है ना। तो कैसे पता चला? तो कुछ सोर्सेज भी हैं इसके, हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। डायरेक्ट सोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज। जैसे अगर हम बात करें कि अर्थक्वेक जब आता है, सिज्मिक वेव्स निकलते हैं, है ना, अर्थक्वेक या भूकंपीय तरंगे, पी वेव, एस वेव, एल वेव, उन वेव को तो हम स्टडी कर सकते हैं ना, उसका तो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है। उन वेव्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समझ करके हम ये आइडिया लगा देते हैं कि नीचे क्या है। जैसे जो साउंड वेव है, ध्वनि तरंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होती है? सॉलिड में, है ना। गैस में उससे कम, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। तो कुछ वेव्स हैं इसमें जो आपकी अर्थक्वेक वेव्स हैं वो साउंड वेव की तरह बिहेव करती हैं। तो भाई जो साउंड वेव की तरह बिहेव कर रही है, अगर उनको स्टडी हम कर ले तो ये पता चल जाएगा ना कहां पर गैस है, कहां पर सॉलिड है। कुछ वेव्स ऐसी होती है जो सिर्फ सॉलिड में ही चल सकती हैं, लिक्विड में चल ही नहीं सकती। तो अगर जो अर्थक्वेक वेव्स निकल रही हैं और किसी पर्टिकुलर जगह पे डिटेक्ट नहीं हो पा रही हैं, इसका मतलब वहां पे जा ही नहीं पा रही हैं। और यही अगर जनरलाइजेशन हम पूरे ग्लोब पर देख लें कि इस एरिया का जो एक्सिस है उस पूरी जगह पे ये पर्टिकुलर वेव डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, इसका मतलब वहां पर
वो वाली वेव है ही नहीं जो सॉलिड में शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि वहां पर लिक्विड है। तो फिर ऐसे अंदाजा लगता है कि हाँ अर्थ के नीचे यहां पर लिक्विड है, यहां पर फ्लूइड पोजीशन है, फिर सॉलिड पोजीशन है। कुछ वेव्स हैं जो बिल्कुल कोर तक, सेंटर तक पहुंच जाती हैं। तो हम आइडिया लगा लेते हैं भाई ये वाली जो वेव है अंदर तक जा रही है और ये सिर्फ सॉलिड में चल सकती है, मतलब यहां पर कंफर्म लिक्विड के बाद सॉलिड होगा। समझ में आई बात? उसी तरह वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट, भाई नीचे से ही सब कुछ आ रहा है ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट में। हम नीचे नहीं जा सकते, लेकिन नेचर ने ऐसा बनाया अपने आप को कि वही मटेरियल भेज दे रहा ऊपर कि लो स्टडी कर लो भाई कि नीचे क्या है ना। तो उसको स्टडी करके आइडिया लग जाता है कि भाई क्या है अर्थ के नीचे का जो रॉक कंपोजिशन है वो कैसा है, तो उससे हमें पता लग जाता है। अब वोल्केनिक इरप्शन और सिस्मिक वेव, इसमें डिफरेंस क्या है कि जो वोल्केनिक इरप्शन है देखिए ये डायरेक्ट सोर्स है, आपने डायरेक्ट मटेरियल का एनालिसिस कर लिया, लेकिन जो सिस्मिक वेव्स हैं ये इनडायरेक्टली बता रही हैं कि अर्थ के नीचे क्या है, तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में आ जाएगा। डायरेक्ट सोर्सेज में हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि कोला पेनिनसुला पे किया गया, और भी कई जगह ओशन में ड्रिलिंग होती है, इंटीग्रेटेड डीप ओशन ड्रिलिंग होती है ना, डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उन सबसे हमें डायरेक्ट पता लग जाता है ड्रिलिंग करके कि भाई अर्थ के नीचे क्या है। ये जो अंदर की हीट है, प्रीमोर्डियल हीट हो गई या फिर जो रेडियो एक्टिव डीके आप कह रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो डीके हो रहा है, इनके अलावा ये तो सेंटर का सोर्स हो गया अर्थ के कोर का, ठीक है, आप परेशान मत होना कोई भी, ये अभी बिल्कुल जनरलाइज बातें हो रही हैं, है ना। एक पहले माहौल तो बनाया जाए जियोमॉर्फोलॉजी का, भूआकृति विज्ञान का, वरना अभी क्लाइमेटोलॉजी में ही फंसे रहोगे आप लोग, क्योंकि अब बिल्कुल चेंज हो गया है, ऊपर से हम लोग नीचे आ गए। तो अंदर का जो भी प्रोसेस है कोर से जो संबंधित है, या सरफेस पे भी जो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं तो इसका पार्टिसिपेशन है जो कोर में हीट जनरेट हो रही है, क्योंकि वो ट्रेवल करके ऊपर आ रही है। इसके बाद इंटीरियर की ही खोज में वैज्ञानिकों ने यह खोज लिया कि भाई इसके बाद भी एक लेयर और है जहां पर मैग्मा का सोर्स है। अर्थक्वेक वेव की ही स्टडी से उन्हीं को पढ़ करके समझ करके ये पता लगा लिया कि यहां पर लिक्विड फॉर्म में कुछ पड़ा हुआ है, यहां सॉलिड नहीं है। सरफेस से नीचे जाने पर टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो उबलता हुआ, कुछ भी जो भी है उबलता हुआ है, फ्लूइड फॉर्म में है। ज्वालामुखी ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि भाई मैं क्या हूं, मैं मैग्मा हूं। वो जो लिक्विड आ रहा तो ये गेस किया गया कि भाई ये वहीं से आ रहा है ना, जो एक लिक्विड पार्ट है जमीन के अंदर। ये जो एस्थिनोस्फीयर है ये एक और बल जनरेट कर रहा है एडिशनली, नीचे के जो दो फोर्सेस हैं। फोर्सेस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो प्रीमॉर्डियल हीट है या जो कोर ऑफ द अर्थ है, अगर कोई भी बल है, सपोज कीजिए हीट, आप लोहे को गर्म करते हो पिघल जाता है ना, डिफॉर्म हो जाता है, तो एक बल ही तो काम कर रहा है। आप किसी पहलवान के हाथ में दो, वो लोहे की लौट को एकदम पिचका देगा, तो एक बल ही तो उसने लगाया। तो इसी तरह वहां पे भी फोर्स लग रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट। तो ये जो फोर्स है, इसी को जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने बोला कि ये अंतःजनित बल है पृथ्वी के, मतलब जो अंदर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, है ना, ये वर्ड यूज करेंगे हम लोग, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब जितना भी आपका इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर का मैटर है, जियोमॉर्फोलॉजी का मेन जो पार्ट है, क्वेश्चन यहां से बहुत कम आता है, क्वेश्चन आएगा दूसरे पार्ट से, लेकिन जो जियोमॉर्फोलॉजी का पहला एसेंस है वो क्या है, एंडोजेनेटिक फोर्स। क्योंकि इसी फोर्स के कारण जो भी हमें ऊपर स्थलाकृतियां दिखती हैं पृथ्वी के सरफेस पे, लैंडफॉर्म जो दिखाई देते हैं, चाहे वो माउंटेन हो, प्लेटू हो, वो कहीं ना कहीं इसी से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और इसी की, अगर इसको एंडोजेनेटिक कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक्सोजेनेटिक जरूर होगा, तभी तो एंडोजेनेटिक फोर्स बोला, वरना सिंपल फोर्स बोल देते इसको। तो जो एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं वो अर्थ के सरफेस पे वर्क करती है, और इंटीरियर में क्या वर्क कर रहा है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या कर रही हैं, ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस ये जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जिन पर लग रहा है उनको बना रही हैं। एक्सोजेनेटिक या बाह्य जनित बल जो हैं वो जिन पर काम कर रहे हैं
उनका निर्माण कौन कर रहा है? एंडोजेनेटिक फोर्सेस। इसीलिए जो आपके अंतर्जनित बल हैं, अंतर्निर्मित या अंतर्जनित बल, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहा जाता है ना, निर्माण बल भी कहा जाता है। और जो बाहर की एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, इनको डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहा जाता है। अब बाहर अंदर का जो बल है एंडोजेनेटिक फोर्स, उसमें आपको पता चल गया कि वो कहां से लग रहा है बल और कौन उसको पुश कर रहा है। जो अंदर लिक्विड लेयर पड़ा हुआ है, अभी हम लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर का बाह्य जनित बल है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो इन पर लग रहा है, जिनका निर्माण इनके द्वारा हो रहा है, ये बल इनको क्या करेगा? निर्माण करेगा। भाई निर्माण तो हो चुका है, ये तो बिगाड़ेगा ना जो बन गया है स्ट्रक्चर। तो इसीलिए ये जो डिग्रेडेशन, इरोजन, वेदरिंग करते हैं, उनको बोला जाता है एजेंट्स ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। बाह्यजनित बलों के जो कारक हैं वो कौन कौन है? उसमें आप देखेंगे एयर, विंड, वाटर, है ना। अब एयर जो है ये भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो इसके द्वारा जो मॉडिफिकेशन होता है किसमें? जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस ने निर्माण किया है, उसमें अगर ये कोई मॉडिफिकेशन करेगा तो एक नया स्थलाकृति बनाएगा, नया लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करेगा, तो उसे ही हम बोलेंगे एओलियन लैंडफॉर्म्स, जो एयर के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे डिजर्ट एरिया है, रेगिस्तान जो होते हैं, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के डिपॉजिट करता है एयर, बालू को, तो वो एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म्स टाइप का बनाता है वहां पे। जैसे बारचंस आपने पढ़ा होगा, है ना, लैंडफॉर्म्स में, डिजर्ट में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनको हम लोग सीखेंगे किसमें? जो कारक है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के, कि उनके द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। उसी तरह विंड या एयर, ये तो एक ही में हो गया। वाटर ये बनाता है फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। अब वाटर से क्या क्या बन सकता है? नदियां, रिवर्स, जहां जिस कोर्स से बहती हैं, हम लोग पढ़ेंगे जो लैंडफॉर्म्स मेड बाय वाटर में। ये आपका माउंटेन है, यहां से रिवर बही, तो रिवर भी 3 कोर्स में जाती है। ये हो गया आपका अपर कोर्स, ये हो गया मिडिल कोर्स, और ये हो गया लोअर कोर्स। अपर कोर्स में हम पढ़ेंगे कि यहां पर जो रिवर की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। स्पीड ज्यादा अगर किसी भी चीज की है और वो किसी चीज पर सरफेस पे जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसका डिग्रेडेशन वो ज्यादा करेगी, है ना। तो यहां पर नदी गिर करके इसको डिग्रेड करती है, तो इसे प्लंज पूल कहते हैं। यहां पर झरना हम लोग पढ़ते हैं ना, हिंदी में झरना बोलते हैं, तो ये आपको यहां पर मिल जाएगा। रिजेस जो रिवर बनाती हैं, रिफ्ट वैलीज जो रिवर बनाती हैं, अपर कोर्स में आपको दिखाई देंगे, हिमालयन रीजन में। वहीं पर जो मिडिल कोर्स है, इसमें स्पीड चूंकि कम हो जा रही है, तो रिवर एक सीधी धारा के बजाय ऐसे ऐसे मेंडर करने लगती है। जब यही बहुत ज्यादा मेंडर हो जाता है, तो एक पार्ट कट के अलग हो जाता है, जिसको ऑक्सबोल एक बोलते हैं। तो ये सारे लैंडफॉर्म्स हम इसमें पढ़ेंगे, मिडिल कोर्स में मेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। लोअर कोर्स में जब हम जाएंगे, तो वहां पर डेल्टा फॉर्मेशन, एस्चुरी फॉर्मेशन, ये सारी चीजें होती हैं। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, तो मैक्सिमम इसी पार्ट से आता है। कभी आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग या कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, बहुत कम दिखाई देता है। जो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो इसी पार्ट से दिखेंगे, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, बाह्यजनित बलों से। ऐसा क्यों है, कोई बताएगा? हाँ, हाँ, और वेरी गुड। और वेरी गुड, ये भी एक रीजन है। देखिए, एक सिंपल सा रीजन है कि जो चीज हमारे ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डाले, है ना, उसी को हमें स्टडी करना है। ज्योग्राफी ही हम इसीलिए पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता लगाना है कि रेनफॉल पैटर्न पूरे वर्ल्ड में क्या है। एग्जाम में भी आप देखते हो कि भाई सिलेबस में बराबर लिखा हुआ है, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन उसी से क्यों आते हैं? क्योंकि उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। क्लाइमेटोलॉजी में क्वेश्चंस आप देखोगे ज्यादा साइक्लोन्स, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि उसका इंपैक्ट डायरेक्ट हम पर पड़ रहा है।
जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं वो अगर ध्यान से देखें पेपर को, तो पेपर का 3/4 पोर्शन आपका ह्यूमन ज्योग्राफी होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल में। अगर ज्योग्राफी की बात करें दिमाग में यही सब तो आता है, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, लेकिन जो वैकल्पिक वाले हैं उनसे ह्यूमन ज्योग्राफी ज्यादा पूछा जाता है। तो यही रेशियो आपको भी रखना है और क्वेश्चन बिल्कुल सीधा आएगा इसका, क्योंकि जो जियोमॉर्फोलॉजी में हर चीज का रीजन एक ही है, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंशिएशन। अब वो डेंसिटी डिफरेंशिएशन क्यों है ये किसी को नहीं पता एग्जैक्ट रीजन उसका। जब हम सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे तो जो डेंसिटी है वो कम होगी कि ज्यादा होगी? एक फिगर बनाया था हम लोगों ने जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी थी, स्टार्ट किया था। ये आपका कोर हो गया, मेंटल क्रस्ट, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, है ना। यहां से यहां तक एक एरो बना दो तो जो डेंसिटी है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यही तो है, सबसे ज्यादा डेंसिटी यहां की है, उससे कम ये, उससे कम ये, और फिर यहां से एक दूसरी प्रोसेस शुरू हो जाती है क्लाइमेटोलॉजी की। तो अब ये ऐसा है क्यों, ये इसका रीजन एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, अभी भी रिसर्च चल रहा है उस पर, है ना। लेकिन ये चीज तो कंफर्म है कि ये पैटर्न मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये भी संशय में है कि ये होता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सिस्मिक वेव्स को जब पढ़ा तो सिस्मिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो अचानक से इंक्रीज करने लगती है जब हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं डेप्थ में। और कुछ सिस्मिक वेव्स हैं जो साउंड वेव की तरह बिहेव करते हैं, अभी मैंने बताया, और साउंड वेव्स की स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। तो ये कुछ पुख्ता सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ, अंदर जाने पर जो डेंसिटी वो तो बढ़ रही है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करती है सिस्मिक वेव्स की, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट सोर्सेज या इनडायरेक्ट सोर्सेज में ही एक सोर्स है आपका मीटियोरॉइड। अर्थ जिस फैमिली का पार्ट है उसी फैमिली का पार्ट तो वो मीटियोरॉइड भी है, सन को रिवॉल्व कर रहा है। अब वो अगर पृथ्वी पर आकर सही सलामत गिर गया तो हम लोग उसे मीटियोरॉइड बोलते हैं। ये पता है कि नहीं, याद हुआ कि नहीं सबको? कौन एक्सप्लेन करेगा एग्जैक्टली? मीटियोरॉइड, मीटियोरॉइड, मीटियोर और कॉमेट, कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ? अच्छा पन्ना पलटो, जहां लिखे वो पलटो पहले। देखो चार चीजें हैं, वो क्रिस्टल क्लियर इनका डिफिनेशन है कि एक है आपका मीटियोरॉइड, टी लगा हुआ है, एक आपका है मीटियोरॉइड, डी लगा हुआ है, एक आपका है मीटियोर, ठीक है, और एक आपका है कॉमेट। बताइए। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। और कॉमेट्स आपके आइस और डस्ट पार्टिकल्स के होते हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार्स क्या होता है इनमें? शूटिंग स्टार किसे कहते हैं? मीटियोर। कॉमेट से लिखा, तो फिर दोनों कहते होंगे, है ना, फिर दोनों को कहते हैं कॉमेट्स और ये ध्यान रखिएगा मीटियोर्स को भी शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था, ज्योग्राफी एंड यू, एक मैगजीन है बहुत अच्छी। तो एक बार फिर से सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका मीटियोरॉइड, जिसमें डी लगा हुआ है। ये आपके पार्ट हैं एस्टेरॉइड्स के या कॉमेट्स के, कई बार कॉमेट्स के भी पार्ट होते हैं, एस्टेरॉइड या कॉमेट्स के। एस्टेरॉइड कहां पर मिलते हैं? मार्स और जुपिटर का जो बेल्ट है उसके बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट मौजूद है, ठीक है। वहां से कुछ अलग हुआ रेजिड्यू तो उसे हम बोलेंगे मीटियोरॉइड, डी वाला। ये मीटियोरॉइड का जब मीटियोरॉइड अलग हुआ तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया, बर्न होना स्टार्ट होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, एटमॉस्फेयर में ड्यू टू इट्स स्पीड, वेलोसिटी, ज्यादा तेजी से आएगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा, बर्न होने लगता है। तो जब बर्न होना स्टार्ट कर देता है तो उसे ही हम बोलते हैं मीटियोर या फिर शूटिंग स्टार।
ठीक है। और अगर वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है और उसका कुछ पार्ट पृथ्वी पर आ जाए, वही हमारे काम की चीज है, उसे बोलेंगे मीटियोरॉइड टी वाला। ठीक है, उसका भी अध्ययन करके हम बता सकते हैं ना कि जो अर्थ है उसका इंटीरियर कैसा होगा। भाई उसके इंटीरियर को देख लें हम, तो ये भी आपका एक इनडायरेक्ट सोर्स में आता है। डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स में कंफ्यूज मत होइएगा। इनडायरेक्ट सोर्सेज में तो कई सोर्सेज हैं, लेकिन डायरेक्ट सोर्सेज में केवल और केवल वॉल्केनिक एरप्शन और ड्रिलिंग। ठीक है, जो आपके डायरेक्ट सोर्सेज हैं, कई बार अर्थक्वेक को लोग इसमें लिख देते हैं डायरेक्ट सोर्सेज में। इनडायरेक्ट सोर्स अर्थक्वेक, सिस्मिक प्लेट्स जो होते हैं, जो वॉल्केनिक इरप्शन है, डायरेक्ट आपको लावा मैग्मा दे रहा है, या फिर जो आप ड्रिलिंग कर रहे हो डायरेक्ट, उसमें आप जो देख रहे हो। ठीक है, अब इसमें कई तरह की ड्रिलिंग होती है, डीप सी ड्रिलिंग होती है, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग, इंडिया में उसका पार्ट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हम लोग देखते हैं, ये पार्टिसिपेट करता है उसमें, तो वो आगे हम लोग देखेंगे। आप तो एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें जो डेंसिटी, इसको समझिए, इसका पैटर्न क्या है। पहले तो अभी हम लोगों ने बात की एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की, तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में हम लोग वेदरिंग, इरोजन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अपर्दन, अपक्षय जिनको हिंदी में बोलते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस में इनके द्वारा भी एक काम होता है। भाई ये फोर्सेस हैं तो कुछ ना कुछ तो बल लगा के काम करेंगे, इफेक्टिव एक्शन कुछ तो होगा। कार्य, वो कार्य क्या होता है? अभिसरण, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है, ये कैसे होता है, कहां होता है, अभी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा एक और इसी में अभी याद रखिए, ट्रांसफॉर्म। ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, कोई बताएगा कहां तैर रहे हैं? लोग लिखा रहता है ना कॉन्टिनेंट फ्लोट्स। पहले पेंजिया था, गोंडवाना लैंड और लॉरेंशिया, बीच में पैंथालासा एक सागर था, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट कहलाता था पूरा पेंजिया महाद्वीप। फिर ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ, कुछ पार्ट इधर चला गया, उधर चला गया। तभी कहा जाता है कि जो अफ्रीका वाला पोर्शन है उसमें घाना, टोगो, बेनिन का जो एरिया है, और जो साउथ अमेरिका पोर्शन है उसमें फ्रेंच गुनिया, सुरीनेम, ये वाला जो पोर्शन है, ये कभी एक में मिला होगा, रहा होगा। इसलिए जो प्रॉपर्टीज, गोल्ड माइंस यहाँ पे भी हैं और गोल्ड माइंस यहाँ पर भी हैं, मतलब गोल्ड के डिपॉजिट्स। कुछ पर्टिकुलर प्रजातियां जीवों की यहाँ पर पाई जा रही है पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पर पाई जा रही है और कहीं नहीं पाई जा रही है। तो अटलांटिक ओशन पार करके थोड़ी गया होगा वो उधर, भाई कभी एक में रहा होगा, तो जब अलग हुआ तो भाई बहन अलग अलग हो गए। तो यही वाला जो पोर्शन, ये वाला जो जब एक में था उसे पेंजिया हम लोग कह रहे थे, तो ये जब अलग हटा तो तैर ही तो रहा है। तो ये तैर कहां रहा है? ओशियन में, जो आपके ओशियन दिख रहे हैं उसमें, कहीं और तैर रहा है? कोई बताएगा? वेरी गुड, अपर मेंटल जो पार्ट है वहां पर ये तैर रहा है, और ये पूरी प्लेट तैर रही है ओशियन के साथ। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ओशियन में तैर रहा है ये। ठीक है, कोई चप्पू चला रहा है और इंडिया पहले अंटार्कटिका का पार्ट था, ट्रेवल करते ऊपर आ गया तो कोई लेके आया है उसको यहां से। ये इस पूरे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ तैर रहा है ऊपर की तरफ, और वो अभी भी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसी के अपोजिट जो यूरेशियन प्लेट है आपका, वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, वो जो बल है जो उनको ले आ रहा है, उसी को एंडोजेनेटिक फोर्स हम कह रहे हैं, अंतर्जनित बल। ठीक है, जिसके कारण दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभिसरण। और इस कन्वर्जेंस के कारण क्या होगा? टक्कर होगी, और उस टक्कर का कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा, जिससे कुछ लैंड फॉर्म्स बनेंगे और कुछ बिगड़ेंगे। लेकिन जो कन्वर्जेंट फोर्सेज होते हैं, जो फोर्सेज एक दूसरे की तरफ ला रहे हैं, इनके कारण मोस्टली डिस्ट्रक्शन ही होता है। इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोला जाता है। ठीक है, उसी के विपरीत अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें तो दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, और उसे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन या फिर निर्माण कार्य बोला जाता है कि ये निर्माण कार्य कर रही है, वो विनाश कार्य कर रही थी। कैसे? सबसे बेस्ट एग्जांपल है कन्वर्जेंस का। अगर आपको देखना है तो आप चले जाओ रिंग ऑफ फायर रीजन जो है आपका,
ये गोला एक, ठीक है, जापान, इसके ऊपर कामचत्का वाला रीजन, यहां पे आ रहा है एल्यूशियन, जापान के नीचे फिलीपींस, ठीक है, उसके नीचे आप चले जाओ न्यूजीलैंड, यहां पर आप आ जाओ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद मैक्सिको उसी का पार्ट है, पापाकाटीपिटल वॉल्केनिक माउंटेन है ना, अब यहां पे देखो पापाकाटीपिटल, यहां पर भी कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, साउथ अमेरिका गैलापागोस आइलैंड वॉल्केनिक आइलैंड है, इसी का कुछ पार्ट आपको यहां पर दिखा देगा नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में, जिसको हम लोग हवाईयन के नाम से जानते हैं, है ना, वो भी एक वॉल्केनिक माउंटेन रीजन है, 2 माउंटेन्स है वहां पर, कोई बताएगा नाम? हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक क्या है? हवाईयन आइलैंड, पहले तो बता दो किस कंट्री का पार्ट है? वेरी गुड, यूएसए का, ध्यान रखना अमेरिका का पार्ट है। अब उसमें हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट, थोड़ा तेज बोलिए, हाँ, माउंट मैकिनले तो आपका अलास्का में है ना, माउंट जेनाली भी उसे कहा जाता है, माउंट मैकिनले अलास्का में है ना, ब्रुक्स रेंज का पार्ट है वो। चलो खोजना इसको, हवाई का हाईएस्ट पीक क्या है, ठीक है, ये होमवर्क है। 2 पीक्स हैं, 2 माउंटेन पीक्स हैं, ये भी बता दे रहे हैं। हवाईयन आइलैंड में ऐसे छोटे छोटे छोटे, बाद में सबसे बड़ा वाला जो आइलैंड है उसे ही हवाई बुलाया जाता है, और इसी में दोनों माउंटेन पीक हैं, जो सबसे ज्यादा ऊंचा है और उससे कम वाला सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। तो ये पूरा जो रिंग ऑफ फायर रीजन है, यहां पर आपको पूरे माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन की चेन्स मिलेंगी। जापान जो है पूरा वॉल्केनिक आइलैंड है ना, बहुत सारे वॉल्केनो वहां पे डेली फटते हैं, ठीक है, उसके बाद भी देखो कितनी तरक्की कर रहा है। तो ये वाला जो रीजन है, यहां पर आप देखेंगे जो नॉर्थ अमेरिका के बगल में है, ये वेस्ट पैसिफिक ओशन है कि ईस्ट पैसिफिक ओशन है? मैप याद करो। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, तो वो वेस्ट पैसिफिक ओशन है या ईस्ट पैसिफिक ओशन है? वेरी गुड, ठीक है, वो ईस्ट पैसिफिक ओशन है। जब मैप में हम लोग देखते हैं तो अलग अलग हो जाता है ना, ये वाला रीजन उधर चला जाता है तो लगता है कि ये वेस्ट है वो ईस्ट है, लेकिन उल्टा है। अगर आप ऐसे मिला करके देखोगे तो ये आपका ईस्ट पैसिफिक ओशन है और ये आपका वेस्ट पैसिफिक ओशन है। तो यहां पर जो यूरेशियन प्लेट है, ध्यान से सुनिएगा, जो यूरेशियन प्लेट है वो इस तरफ, सॉरी ये इस तरफ आ रहा है यूरेशियन प्लेट, और जो वेस्ट पैसिफिक ओशन प्लेट है वो इधर को जा रही है। उसी तरह जो आपका ईस्ट पैसिफिक ओशन प्लेट है वो इधर को आ रही है, और जो आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो इधर को आ रही है। इसीलिए आप देखिए नॉर्थ अमेरिका के इधर क्या है, अटलांटिक ओशन, तो ये इधर को ले जा रहा है, और उधर वाला जो यूरेशियन प्लेट है वो उधर जा रहा है, इसलिए वहां पर डाइवर्जेंस दिखाई देता है, मिड अटलांटिक रीजन बनती है यहां पर। तो जब कन्वर्जेंस होगा तो वहां पर आप देखेंगे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे और रिजेस बनेंगी, ठीक है। लेकिन डाइवर्जेंस में जहां पर डाइवर्जेंस होगा वहीं पर ओशियानिक रिजेस बनती है, डीप ओशियानिक रिजेस। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका अटलांटिक ओशन, मिड ओशियानिक रिजेस, है ना, पूरा ऐसे एस टाइप में। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा मिड ओशियानिक रिजेस, फोटो देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, है ना, खड़ा खगार है बिल्कुल दीवार की तरह, और बीच में पानी भरा हुआ है, और बीच में आपको लगातार माउंटेन फिशर, वो माउंटेन वॉल्केनोज हैं, इनकी पूरी चेन दिखाई देगी। क्योंकि जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो जाहिर सी बात है नीचे का जो मैग्मा ऊपर आएगा, और वो क्या करेगा, नए कॉन्टिनेंट का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, और जो कन्वर्जेंस है वहां बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव बोलने का एक और कारण है, क्योंकि जो भारी प्लेट होगी वो नीचे गिर जाएगी, है ना, और जो हल्की प्लेट होगी वो उसके ऊपर उठ जाएगी। तो जो प्लेट नीचे जा रही है, जब वो नीचे के मैग्मा के संपर्क में आती है तो वो उस कॉन्टिनेंट का विनाश करता है, तो इसीलिए उसको डिस्ट्रक्शन बोला जाता है, कि जो महाद्वीप है उसका विनाश हो रहा है। और इसी के विपरीत जब डाइवर्जेंस में हम देखते हैं तो पुराना वाला जो कॉन्टिनेंट है वो तो आगे खिसक गया दोनों तरफ, और नीचे से नया कॉन्टिनेंट का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है दोनों तरफ, तो इसीलिए उसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोलते हैं। कंफर्म इतना क्लियर है कि नहीं है ना? अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर वगैरह अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये समझो, दिमाग में बैठाओ कॉन्सेप्ट पहले। इसी में एक ट्रांसफॉर्म, अब आपने 2 मूवमेंट देखे प्लेट के, एक इधर और एक इधर, एक ऐसे भी मूवमेंट होता है कि एक इधर और एक इधर जा रही है। तो ये जो एक
रीजन है जहां पर स्लिप ऑफ स्लिप आप कह सकते हैं स्लिप हो रहा है, इसे बोलते हैं फॉल्ट रीजन। तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाता है, ठीक है। एक ही प्लेट के एक हिस्सा, अगर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके अगर एक ही हिस्से में दो तरह का मूवमेंट हो रहा है, सपोज करो ये एक प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट नहीं है, एक ही प्लेट है, इसका ये हिस्सा इधर की तरफ खींच रहा है, ये हिस्सा इधर की तरफ खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है ये यहां से टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा, और ये जो हिस्सा कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसे बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है आपका, सर्च कीजिएगा घर जाके ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहां पर है, ठीक है, देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ये फिगर बना लीजिएगा आप लोग। अब थोड़ा थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ का स्ट्रक्चर इतनी डिस्कशन से ये कंफर्म हो गया कि लेयर्ड है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे एटमॉस्फेयर हमारा लेयर्ड था वैसे ये भी लेयर्ड है। ये भी हमें पता है कि ऊपर से नीचे आने पे जो डेंसिटी वो लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर लगातार इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो आपको बैंड दिखाई दे रहा है, ये है आपका आउटर क्रस्ट। क्रस्ट मतलब भूपरपटी हिंदी में, बाह्य भूपरपटी, ठीक है। उसी तरह जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका है इनर क्रस्ट। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में भी कुछ ना कुछ डेंसिटी डिफरेंशिएशन तो है ही, क्योंकि लगातार नीचे जाने पे डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। तो इसीलिए ये जो, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर में जब हम ऊपर जा रहे थे सरफेस से, तो जो ट्रोपोस्फीयर था उसका जो लास्ट लिमिट था, वहां पर जो मिक्सिंग थी एयर की वो बिल्कुल बंद हो गई, तो उसको हमने बोला ट्रोपोपॉज। यहां पर भी अचानक से जो सिस्मिक वेव थी उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो ये पता चला कि भाई यहां पर जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। तो इसीलिए जो ये वाला जोन है, बॉर्डर, इस बॉर्डर को कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोला गया। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में जो डेंसिटी डिफरेंशिएशन हो रहा है, वो जहां से डेंसिटी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है उसी मार्जिन को हम बोल रहे हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ये जो कोनार्ड है ये नाम है, ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी कोनार्ड ही है ये, ठीक है। आप लोग को मोहो याद होगा, है ना, मोहो पढ़ाओ, ये एक और याद कर लीजिए। ये क्रस्ट में भी डिफरेंशिएशन है, जैसे मोहो है वैसे ही आपका ये क्रस्ट वाला है, ठीक है। ये कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी हो गया। इसी की तरह जब और आगे हम नीचे बढ़े अर्थ के सरफेस में, तो ये तो पूरा क्रस्ट हो गया, और यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो लाइन है यहां से मेंटल स्टार्ट हो गया, यह हम कह सकते हैं आउटर मेंटल, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका क्रस्ट और मेंटल है, इसके बीच में एक और डिसकंटिन्यूटी लेयर मिलती है हमें, उसे हम क्या बोलते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी लेयर, है ना। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली लाइन जो है सबसे ऊपर वाली, ये आपकी क्या हो जाएगी? डिसकंटिन्यूटी। तो मतलब यहां से मेंटल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे जो एक और बैंड आपको दिख रहा है, ये वाला जो बैंड है,
ये आपका कहलाता है एस्थीनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल हिंदी में एस्थीनोस्फीयर, ठीक है, एस्थीनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, पूरा नाम आप लिख लो, मोहोरोविकिक, ये क्रोएशियन सिस्मोलॉजिस्ट है। कोई बताएगा क्रोएशिया कहां पर है? ये क्रोएशियन सिस्मोलॉजिस्ट है। अब क्रोएशिया कहां पर है, कोई बताएगा? एड्रियाटिक सी वाला रीजन याद है? इटली, ये था ना, ये आपका इटली हो गया। इसी के जस्ट बगल में यूरोप की कंट्रीज थी, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, अल्बानिया, याद है ना लाइन पे? तो यहीं पर आपका क्रोएशिया, और ये क्रोएशियन सिस्मोलॉजिस्ट है। क्रोएशिया बाल्कन कंट्री, चलिए देखकर बताऊंगा इसको, अचानक दिमाग में आ नहीं रहा ये। बाल्कन रीजन कौन किसको बोलते हैं? ये वाला ना, ये वाला जो रीजन है, ये अच्छा बाल्कन पेनिनसुला, ये वाला जो है, हाँ तो उसका पार्ट हो तो गया क्रोएशिया, है ना, क्योंकि इसी के बाद आपका ग्रीस आ जाता है, ठीक है, सही है बाल्कन। इसी तरह एक और है बाल्टिक, मुझे वो ध्यान में आ रहा था, मुझे वो सुनाई दे रहा है बाल्टिक, क्योंकि बाल्टिक के ऊपर जाता है ना, लटविया लिथुआनिया वाला जो रीजन है, इस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक कंट्रीज में ये। तो ये जो सिस्मोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो अर्थक्वेक वेव्स थी उनका पैटर्न समझने की कोशिश की, और उन्होंने देखा कि जो अर्थक्वेक वेव्स की वेलोसिटी है वो नीचे जाने पे अचानक से इंक्रीज कर जा रही है। कहां पर? जो ये वाली लेयर है, क्रस्ट और मेंटल के बीच वाली, ठीक है, तो यहां से अचानक इंक्रीज कर गई। मतलब इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि इसका मतलब ये कंफर्म है कि यहां पर डेंसिटी अचानक से इंक्रीज कर रही होगी, तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज की। तो उन्होंने इस लेयर को अपना ही नाम दे दिया, मोहोरोविकिक डिस्कंटिन्यूटी। इसी तरह ये आपका क्या है? अपर मेंटल, और ये आपका लोअर मेंटल। सबसे पहले मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग। ठीक है, इसी तरह अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है उसे रैपिटी बोलते हैं, है ना, रैपिटी। और जो आउटर कोर और इनर कोर, इसके बीच की बाउंड्री है, इसे बोलते हैं लेहमैन। तो ये सारे नाम है, हिंदी इंग्लिश में एक ही है, ठीक है। अब एक वर्ड और आता है लिथोस्फीयर। कोई बताएगा इसमें लिथोस्फीयर कहां पर है? स्थल मंडल जिसे हम लोग बोलते हैं, लिथोस्फीयर। आउटर क्रस्ट और आउटर क्रस्ट, और कोई बताएगा? अच्छा, मैं एक सेंटेंस बोलूं कि एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, सही है कि गलत? एक और स्टेटमेंट है कि जो एस्थेनोस्फीयर है इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट, और दूसरा है एस्थेनोस्फीयर इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। कौन सा सही है? क्वेश्चन कैसे भी देके पूछ सकता है, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो एस्थेनोस्फीयर है इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। क्लियरली आप इस फिगर में देख के बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि एस्थेनोस्फीयर यहां से स्टार्ट है और मेंटल तो यहीं से स्टार्ट हो गया है।
तो जो एस्थिनोस्फीयर है इस फिगर के हिसाब से क्लियरली इट इज अ पार्ट ऑफ अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, है ना। अब अगर मैं एक स्टेटमेंट इसमें बोलूं कि जो लिथोस्फीयर है, पहले तो ये समझो कि लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर इज अ क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। इसलिए यहां पर दो बैंड, ये जो जगह छोड़ी है मैंने इसीलिए छोड़ी है, ध्यान देखना। ये आपका क्या है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, यही तो है। तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा यहां तक, ध्यान देना, एस्थिनोस्फीयर के जस्ट ऊपर तक, है ना, क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, इसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्लियर है कि नहीं है ना। तो अगर मैं बोलूं कि लिथोस्फीयर इज फाउंड इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एस्थिनोस्फीयर, सही है कि गलत। लिथोस्फीयर इज फाउंड इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एस्थिनोस्फीयर। आपने क्लाइमेटोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी एक में मिला दी, है ना। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है भाई। लिथोस्फीयर क्या है, इट इज फाउंड इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एस्थिनोस्फीयर, है ना। अब अगर पूछा जाए कि जो एस्थिनोस्फीयर है ये क्रस्ट का लोएस्ट पार्ट है, मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है, तो मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है। ये फिगर से क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं सबको। ये जो क्रस्ट है, आउटर क्रस्ट, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अर्थ का सरफेस है उसमें कुछ पार्ट पे ओशियन है और कुछ पार्ट पे कॉन्टिनेंट है। तो जिस पार्ट पे कॉन्टिनेंट है भाई वो तो मोटा हो जाएगा ना, ओशियन वाला तो और नीचे है तो वो तो पतला हो जाएगा एकदम। तो इसीलिए दो तरह की भूमध्यरेखा है, एक आपकी महासागरीय और एक महाद्वीपीय। तो ये फिगर बना लीजिए पहले, फिर इसको मिटा दें। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, क्लियर है ना। हाँ क्या बता दें, लिथोस्फीयर वाला। अच्छा यार इससे बहुत परेशान हो गए। ये आपका जो पार्ट है ऊपर वाला, ये जो काला वाला पोर्शन दिख रहा है, इसके पूरा ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट प्लस ये जो काला वाला पोर्शन है ये क्या है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, क्योंकि मैंने बताया कि यहीं से आपका मेंटल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी लेयर इसमें कहां है, तो कोई बताएगा। देखो 2-3 कलर का मार्कर होना चाहिए था। तो ये वाला आपको दिख रहा है, यही तो है मोहोरोविकिक भाई। क्रस्ट और मेंटल की जो बीच की बाउंड्री है, ये जो मोहोरोविकिक की लेयर है, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट अभी मैं बताऊंगा, पहले बना लेना आप लोग, एक लाइन सुन लो कि ये जो मोहोरोविकिक की लाइन है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर नीचे है और ओशियानिक क्रस्ट से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर नीचे है। एक अभी आपसे लोकेशन मैंने पूछी थी, कोला पेनिनसुला, है ना, कोला प्रायद्वीप। यहां पे देखना सब लोग दिख रहा है ना, यहां पे ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक। यहां से आपका यूरोप स्टार्ट है, ये आपका स्कैंडिनेविया वाला, है ना। ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो मैप में, नॉर्वे, स्वीडन और ये वाला पोर्शन फिनलैंड। ये जो एक पेनिनसुला आपको दिख रहा है यही है आपका कोला। यहां पे अभी तक की डीपेस्ट ड्रिलिंग हुई है 14 किलोमीटर की। ये जो डीपेस्ट ड्रिलिंग हुई है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे है, ध्यान रखना। कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय जो भूगर्भपट्टी है उस पे, महाद्वीपीय भूगर्भपट्टी से मैंने बोला कि जो मोहोवरिक लेयर है वो 35 किलोमीटर नीचे है। और ये ड्रिलिंग कितनी की है इन्होंने, 14 किलोमीटर। अगर यही ड्रिलिंग ओशियानिक क्रस्ट पे करते तो कहां पहुंच जाते, मेंटल में पहुंच जाते ना। तो क्यों नहीं कि क्या है कॉन्टिनेंट में, कि ओशन में कर लेते हैं बगल में,
वही चीज है। यहां पे एक्स्ट्रा एक फोर्स काम कर रहा है जो कि है वाटर का वेट, प्रेशर, है ना। आपको सी बॉटम पे जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ड्रिलिंग होती है, डीप सी ड्रिलिंग होती है, इंटीग्रेटेड ओशियानिक ड्रिलिंग भी होती है, लेकिन जहां पर डेप्थ कम होती है ना। अगर हम बॉटम में भी ड्रिलिंग करेंगे तो डेप्थ में ड्रिलिंग करने के लिए हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, पहली चीज, और दूसरी चीज बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मतलब अगर आसान होता तो तब हो गई होती, नहीं हुई है, मतलब कठिन है। कॉन्टिनेंट पे 14 किलोमीटर की ड्रिलिंग करेंगे अगर हम कोला पेनिनसुला पे, तो मेंटल में पहुंचेंगे, क्रस्ट में ही रहेंगे, क्रस्ट में ही रहेंगे, क्योंकि 35 किलोमीटर पहले ड्रिलिंग करो तब तो आप मार्जिन पे पहुंचोगे, उसके बाद आप नीचे जाओगे तब तो मेंटल मिलेगा, है ना। इसीलिए जो सोचते हैं, मतलब किसी के दिमाग में डाउट आ सकता है, इसलिए मैंने अभी बता दिया, ठीक है। ये फिगर बना दिया तुमने, मिटा दें। एक फिगर और बनाओ। ये आपका है ओशियन, ये है ओशियानिक क्रस्ट, महासागरीय भूपटपटी, ये है कॉन्टिनेंट, ठीक है। और आप कह सकते हो इसी को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब आप देखोगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस बहुत ज्यादा है ना। ये रूट कहलाता है कॉन्टिनेंट या माउंटेन का, ठीक है। अब यहां पर जो महाद्वीपीय ओशियानिक क्रस्ट है आपका, महासागरीय जो भूपटपटी है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है या इसकी, कोई बताएगा? डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? वेरी गुड। इसकी डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें जो मेन मिनरल कंपोजिशन है वो क्या है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। इसीलिए इसको सियाल बोलते हैं। अगर ओशियानिक क्रस्ट की बात करें हम लोग, तो इसमें मेन मिनरल कंपोजिशन क्या है? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सीमा, ठीक है। अब आप पीरियोडिक टेबल याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उस हिसाब से जो आपका एल्यूमिनियम है वो मैग्नीशियम के बाद आता है, एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, तो डेंसिटी ज्यादा क्यों नहीं है एल्यूमिनियम वाले की? डेंसिटी क्यों सीमा की ज्यादा है? सीमा खाना ज्यादा खाती है क्या? भैया सीमा किसी नाम हो तो गुस्सा मत हो जाना। क्योंकि सिंपल सा आंसर है, सीमा किसी का नाम है क्या? हाथ उठा देगा। कोई नहीं है, चलो बढ़िया है। ये जो ओशियानिक क्रस्ट है, इसमें आपका एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का जो पोर्शन है ये मैक्सिमम है। जबकि अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करेंगे तो इसमें जो मैक्सिमम मिनरल्स मिलते हैं वो आपके सिलिकॉन मिलते हैं, ठीक है। आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का कंपोजिशन कम दिखाई देता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इट इज फ्लोटिंग ओवर द ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। अब अभी बता रहा हूं, ये जो नीचे है ये कोई बताएगा ये क्या है? ये मेंटल है, अपर मेंटल या अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, या फिर हम कह सकते हैं एक्टिनोस्फीयर का मार्जिन, है ना भाई। ये पूरा है, याद रखना, ये पूरा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ना। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसके ऊपर डेवलप हुआ है? तो इस ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर। इसलिए कई जगह लिखा भी होता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो इट इज फ्लोटिंग ओवर द ओशियानिक क्रस्ट, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है उससे। क्लियर है ये फिगर?
अब देखो यहां पर अगर ड्रिलिंग करते 14 किलोमीटर तो यहीं तक पहुंचते हैं, यहां पर करते तो नीचे मेंटल में आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन था वहां पे। मिटा दे, मिटा देना। ये फिगर बना लीजिएगा आप लोग। ये वाला जो एक्सिस है डेप्थ इन किलोमीटर और ये टेम्परेचर इन केल्विन। ये आपका सरफेस है ऊपर का। जब क्रस्ट में हम नीचे जाते हैं अप्रॉक्स 410 किलोमीटर, है ना, तो टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होता है, ठीक है। उसके बाद क्रस्ट और मेंटल के बीच में, अपर मेंटल के बीच में एक मोहमरिक बाउंड्री है ना, वहां पर अचानक से स्पीड बढ़ जाता है क्योंकि जो डेंसिटी वो अचानक से इंक्रीज करती है, ठीक। डेंसिटी अचानक से इंक्रीज करेगी तो जो सिस्मिक वेव्स उनकी वेलोसिटी अचानक से बढ़ेगी, मतलब डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा नीचे, तो इसलिए ये टेम्परेचर और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये और बढ़ता है और नीचे आने तक ये बढ़ता ही रहता है। तो ये टेम्परेचर का एक ट्रेंड है अर्थ के इंटीरियर में। और आपको ये आइडियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि डेप्थ इंक्रीज करने पर टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, कहीं कम हो रहा है इसमें। जैसे हम लोग टेम्परेचर का ग्राफ बनाया था ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर में, वैसा ये ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ठीक है। इसको आप अपर मेंटल कह सकते हैं, लोअर मेंटल, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, और ये सेंटर। हमने यहां से ग्राफ रोक दिया है क्योंकि ये 6370 है, हमें पता है 6378 होता है इक्वेटर पे, तो इसलिए इसको थोड़ा ऊपर बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद वो क्लाइमेटोलॉजी के जो डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, टाइम बचा नहीं है। बन जाए तो बता देना। केल्विन के डेप्थ के नीचे किलोमीटर, सेंटर सेंटर एक डाउट आया था मेरिडियोनल ट्रांसफर ऑफ हीट किसका था, हाथ उठाइए। आपका था ना, ये अच्छा टॉपिक।
मिटा दें? बताते भी नहीं हो मतलब, एक्टिविटी मेरी देखते रहते हो तुम लोग, क्या कर रहे हैं। पूरे ग्लोब पे, अर्थ पे सबसे ज्यादा हीट कहां पर होती है? इक्वेटर पे, ठीक है। पूरे अर्थ पे या आप ग्लोब पे कह सकते हो, सबसे ज्यादा हीट कहां पर होगी? इक्वेटर पे। मतलब हम इक्वेटर को हीट सरप्लस एरिया कह सकते हैं। जितनी हीट इक्वेटर पे ज्यादा हो रही है उतनी कम कहां होगी? पोल्स पे। तो ये वाला जो रीजन है हीट सरप्लस का रीजन है, और ये वाले डेफिसिट वाले रीजन है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 90 डिग्री पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल। ये फिगर बना लेना सब लोग। अब आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं है? मछली नहीं है, समझना। सोच के बनाया मैंने कि ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ। मैक्सिमम हीट कहां होती है? इक्वेटर पे, एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। और जब जो सन होता है वो नॉर्दर्न से सदर्न में चला जाता है, सदर्न से नॉर्दर्न में आ जाता है, तो यहां पर हीट कम हो जाता है। लेकिन ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि हीट सरप्लस एरिया ये है, सरप्लस ऑफ हीट। ये कहां पर हमें दिख रहा है? इक्वेटर पे। और ये जो रीजन है ये हीट डेफिसिट है, मतलब इनको जोड़ दो तो ये इसके बराबर होना चाहिए सरप्लस के, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम जो है उसमें हीट बजट क्या है? कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? ये जो हीट सरप्लस हो रहा है ये इक्वेटर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द पोल्स। ध्यान रखना, ये जो हीट है ये इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाता है थ्रू ग्लोबल प्लैनेटरी विंड्स। जो हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है, विंड सिस्टम, आपने देखा होगा वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास आपस में टकराते हैं ना, तो वो कहां पे ये जो ट्रांसफर हो रहा है कैसे हो रहा है? यही मेरिडियनल हीट ट्रांसफर है। समझ आ रहा है कि हीट सरप्लस एरिया से हीट डेफिसिट एरिया की तरफ हीट को ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर है? हाँ, अरे कोई ट्रांसफर कर दो, क्या बोल नहीं है, बात करो। थ्रू ग्लोबल प्लैनेटरी विंड्स। विंड सिस्टम है ना, एयर मास कैसे ट्रांसफर होता है भाई? एयर मास, वार्म एयर मास इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है, और फिर पोलर एयर मास जो होता है कोल्ड एयर मास को इक्वेटर की तरफ आता है, या फिर ओशन करंट सब कहती हैं, वार्म ओशन करंट इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती है ना, और पोल से कोल्ड ओशन करंट इक्वेटर की तरफ आ रही है। क्लियर है पॉइंट? ये फिगर बना लीजिएगा, ये छूट गया था टॉपिक अपना क्लाइमेटोलॉजी में। हालांकि ये थोड़ा सा लॉजिकल भी, आप सोच भी सकते हो इसको, है ना। हीट बजट कौन कैलकुलेशन करेगा? आ जाओ, हीट बजट का कैलकुलेशन कौन करेगा? एक हाथ खड़ा कर दो। अरे तुम्हें पूछा था ना हीट बजट। अच्छा तो आ जाओ, आ जाओ। हाँ आओ, जल्दी आ जाओ, उठ के आया करो भाई, बुलाया करें जो। आ जाओ, आ जाओ। जब कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है तो कुछ लोग हैं जिनकी तरफ तुरंत मेरी नजर चली जाती है कि वहां तो जवाब मिल ही जाएगा। लो, कोई बात नहीं, मैं डांटता हूं ही नहीं। देखो गलती करोगे तभी सीखोगे भी, है ना। वेरी गुड। वेरी गुड। शाबाश।
48, नहीं 48 नहीं है, सॉरी, कितना 34। अब वो जोड़ के 48 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, हो गया भैया, एक ताली हो जाओ सही है। देखिए ये ऑप्शन है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये हाँ जाइए, वेरी गुड, 100% हीट आई, ठीक है। इसमें से 35% बाय एल्बिडो, जिसमें लार्जेस्ट क्लाउड स्कोर में हम लोगों ने पढ़ा था 27 अक्रॉस, है ना। उसके बाद ये जो 65% हीट है, इसके अर्थ पे पहुंचने से पहले ही 14% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव, ठीक है। उसके बाद जो 51% बचा ये अर्थ तक पहुंचता है, और फिर अर्थ क्या निकालेगी, LWTR, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। वो जो LWTR निकला, फिर उसमें से 34% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, और जो ये 17% बचा, इसको अर्थ री रेडिएट कर देता है स्पेस में। तो टोटल एटमॉस्फेयर ने कितना एब्जॉर्ब किया, 14% शॉर्ट वेव, 34% लॉन्ग वेव, दोनों को जोड़ दो 48% एब्जॉर्ब किया, और ये एटमॉस्फेयर वापस निकाल देती है। तो हीट बैलेंस आपका कंप्लीट हो गया, 0 = 0। क्लियर है सबको? क्वेश्चन जिसका था हाथ उठा दो, आप बताओ। क्लियर हो गया ना? टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।